फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेट्स एग्जामिन स्ट्रक्चर वर्किंग ड्राइंग में आरसीसी कॉलम टाइज की डिटेल्स को कैसे रीड करना है और इसके नंबर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। टाइज एंड कॉलम C5 से रिलेटेड एक व्यूअर ने बहुत ही अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है। व्यूअर का फर्स्ट सवाल ये था कि यहाँ पे C5 कॉलम के लिए जो टाइज प्रोवाइड की जा रही है उसके डिटेल्स को इन्होंने 8-233 टाइम्स क्यों लिखा है। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि ये कॉलम C5 टेरेस लेवल पे आके दो नए कॉलम की तरह स्प्लिट हो जा रहा है, C5A एंड C5B। ऐसा करने की वजह क्या है। फ्रेंड्स, दिस वीडियो विल कवर सम क्रूशियल टेक्निकल एस्पेक्ट्स, सो प्लीज़ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन 1 को रेफर करते हैं और इससे रिलेटेड टेक्निकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉलम शेड्यूल को रेफर करना चाहिए हमें। अब यहाँ पे देखिए, जो व्यूअर का क्वेश्चन है फ्रेंड, ये मार्क करता है ये कि इन्होंने लैटरल टाइज के लिए 3 टाइम्स 8-230 को क्यों मेंशन किया है। सो इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को अब समझते हैं। फ्रेंड्स, आरसीसी कॉलम में टाइज की प्रोविज़न की बात करें तो इसको सरल तरीके से समझने के लिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे आरसीसी कॉलम बिटवीन बेसमेंट एंड ग्राउंड फ्लोर लेवल एंड सेकंड एबव ग्राउंड फ्लोर लेवल, मीन्स बिटवीन 2 फिनिश्ड फ्लोर लेवल। ऐसा क्यों किया मैंने, इसका सिंपल सा रीज़न है फ्रेंड कि आप यूजुअली फाइंड आउट करेंगे कि आरसीसी कॉलम की हाइट जो है, क्लियर हाइट, बेसमेंट में मतलब फाउंडेशन से लेके ग्राउंड फ्लोर के बीच में जो हाइट होगी वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू जब आप 2 फ्लोर के बीच में आरसीसी कॉलम की हाइट को देखेंगे। फ्रेंड्स, एक सिंपल सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स है जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज़ पे अटेंशन। आपके सामने लेफ्ट साइड जो ये मार्क कर रहा हूँ मैं, ये आरसीसी कॉलम का क्लियर हाइट है। दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय HC और इसमें मैंने 3 जोन को डिफाइन किया है और इसको डिफाइन किया जाता है दैट इज़ बेस्ड ऑन जनरल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एक आरसीसी कॉलम को आप कंसिडर कीजिए या तो फाउंडेशन लेवल पे या एक पर्टिकुलर फ्लोर लेवल पे, तो उस कॉलम पे जो लोडिंग होगी, लोड का पैटर्न होगा, उसकी वजह से क्या होगा, कॉलम के ऊपर में रिएक्शन जनरेट होगा। तो लोडिंग पैटर्न के करस्पॉन्डिंग जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होती है आरसीसी कॉलम में, उसको मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से शो किया है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, एट द जंक्शन ऑफ बीम और कॉलम, राइट। और इसी तरह से बॉटम में भी देखिए तो ये वाली वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। और आप ऑब्जर्व करेंगे फ्रेंड कि मैक्सिमम से जब कॉलम की सेंटर की तरफ आप जाएंगे तो ये वैल्यू घटना शुरू होती है और एक पॉइंट पे आके ये वैल्यू 0 भी होती है। इसी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के पैटर्न के आधार पे एक आरसीसी कॉलम में जोन A और जोन B को डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे जो जोन B होता है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, ये जो पोर्शन जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पोर्शन में आप देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट का जो पैटर्न है क्या है, रिड्यूसिंग हो रही है। बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो रहा है और एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, 0 भी हो रहा है। इसी वजह से आरसीसी कॉलम में पहले तो लैप जोन डिफाइन जो करते हैं वो ये जोन B होता है। इसी जोन में सरिये को लैप किया जाता है, मेन स्टील रिइंफोर्समेंट को। फ्रेंड्स, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जोन A में जो लैटरल टाइज प्रोवाइड करते हैं हम लोग, वो क्लोजली स्पेस्ड होता है। जो मेन रिइंफोर्समेंट है उसको एक कन्फाइनमेंट प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट होने की वजह से ज़्यादा क्लोजली हम स्टील रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं। मैं टाइज की बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जो हमने शेड्यूल में देखा 8-230, उन्होंने एक जनरलाइज्ड फॉर्म में दे दिया कि 8 डाया की आपको स्टील यूज़ करनी है और इस टाइज की स्पेसिंग 230 mm पे इसको लोकेट करना है। बट माय डियर फ्रेंड, जब आप टाइज ABC को प्लेस करेंगे जोन के हिसाब से, तो जोन A में इनको क्लोजली प्लेस किया जाता है और जोन B की बात करें तो उसमें स्पेसिंग ज़्यादा होती है। अब इसको 1 बाय 1 एग्जामिन करते हैं। फर्स्ट केस को एग्जामिन करते हैं। आरसीसी कॉलम को कंसीडर कीजिए बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के बीच में। फ्रेंड्स, टिपिकल कॉलम एलिवेशन को रेफर कीजिए और यहाँ पे कॉलम की क्लियर हाइट पोर्शन को देखिए। यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया हुआ है, जोन A, इसको इन्होंने मार्क किया हुआ है L0। फिर क्या लिखा है, जोन B एंड जोन A, अगेन दिस इज़ अ L0। तो हम लोग को सबसे पहले L0 को कैलकुलेट करना चाहिए। तो L0 को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने क्या फार्मूला दिया हुआ है, क्या लिखा है, 3 इन्होंने कंडीशंस को लिखी है। इन तीनों कंडीशंस में जो लार्जर वैल्यू होगी उसको आपको L0 कंसीडर करना है। जैसा कि हमने डिस्कशन में C5 कॉलम को जो कंसीडर किया उसकी लार्जर डायमेंशन कितनी है फ्रेंड, 1000 mm, राइट। और दूसरी क्या है, 1/6 क्लियर हाइट ऑफ कॉलम। तो क्लियर हाइट ऑफ कॉलम निकालने के लिए वी नीड टू रेफर द लेवल्स। तो यहाँ पे लेवल्स को देखिए फ्रेंड, बेसमेंट का लेवल कितना मार्क किया हुआ है, -4125। ग्राउंड फ्लोर का लेवल कितना है, +450। आप एक चीज़ को और जानिए फ्रेंड, जो बेसमेंट का फिनिश फ्लोर लेवल होगा और
फाउंडेशन का जो टॉप लेवल है उसके बीच का डिफरेंस कितना है 300 mm। ये किस लिए किया गया है 75 mm फॉर PCC, देन ग्रेड स्लैब के लिए 150 mm, राइट। उसके बाद आपको करना है क्या, ट्रिमिक्स फ्लोरिंग करनी है, उसके लिए 75 mm। तो ये 300 mm का गैप दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन के लिए क्लियर हाइट कॉलम क्या हो जाएगी, जो लेवल डिफरेंस है एंड प्लस बेसमेंट मार्जिन है इन सबको जोड़ दीजिए और माइनस करना है आपको क्या, ग्राउंड फ्लोर का जो बीम है उसकी डेप्थ को, और बीम की जो डायमेंशंस दी हुई है B/D दैट इज 230 मल्टीप्लाइड बाय 725 मिलीमीटर, राइट। तो डेप्थ कितना हम कंसिडर करेंगे 725। तो यहाँ से क्लियर हाइट जो कॉलम किया जाती है 4150। यहाँ पे जैसा कि हमने कंडीशन में देखा, इसको 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है 691.67 और एक वैल्यू दी थी 450 mm। तो इन तीनों में से जो लार्जर वैल्यू कौन सी है 1000 mm, तो ये वैल्यू आ गई क्या एल नोट की। अब फ्रेंड जोन बी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली जो क्लियर हाइट कॉलम है उसमें दोनों साइड से आप क्या करेंगे, एल नोट को माइनस कर दीजिए। इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है, तो ये जोन बी आ जाएगा जहाँ पे सरिये को आप लैप कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2150 मिलीमीटर, राइट। फ्रेंड्स जैसा कि हमने कॉलम शेड्यूल में जनरली देखा क्या मेंशन किया हुआ है, 8 डाया की स्टील यूज़ करनी है एंड 230 mm की स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। लेकिन जोन ए के लिए कॉलम शेड्यूल में ही स्पेसिफिकली सेपरेट पॉइंट्स को मेंशन किया हुआ है। लेट्स सी दैट, जहाँ पे इन्होंने एल नोट को कैलकुलेट करने के लिए डिटेल्स दी है वहीं पे इन्होंने मेंशन किया है स्पेसिंग ऑफ टाइज ABC। यहाँ पे लिखा है इन्होंने जोन ए के लिए @75 मिलीमीटर, राइट। उसके बाद और क्या लिखा है इन्होंने, लैपिंग जोन, जहाँ पे आप जोन बी में लैप करेंगे वहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे 150 mm की स्पेसिंग टाइज के लिए। लेकिन जहाँ पे लैपिंग जोन में स्टील को आप लैप नहीं कर रहे हैं वहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है एज शेड्यूल, और एज शेड्यूल जो कितना मेंशन किया हुआ था 8-230 mm। मतलब इसको फॉलो करेंगे कब, जहाँ पे हम लैपिंग ऑफ स्टील नहीं करेंगे मेन सरिये को। सो फ्रेंड्स जो डिटेल हमने कॉलम शेड्यूल में देखा, अब जोन ए के लिए कैलकुलेशन करते हैं। इन्होंने जोन ए के लिए टाइज की डिटेल क्या मेंशन की है फ्रेंड, 8 डाया की स्टील है एंड दिस इज 75 mm सेंटर टू सेंटर। फ्रेंड्स नंबर ऑफ स्टीरअप्स की बात कर लेते हैं, तो क्या होगा स्पैन डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1। तो स्पैन क्या हो जाएगा फ्रेंड, जोन ए एल नोट की वैल्यू, राइट। तो 1000 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 1, और यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि एक RCC कॉलम की क्लियर हाइट में आपने देखा कि जोन ए जो है ऊपर साइड में है और जोन ए नीचे में है, और बीच वाले पोर्शन को हम जोन बी कहते हैं। तो जोन ए कितना हो गया, 2 टाइम्स कर दिया मैंने, तो ये वैल्यू निकल के आती है 14.33, ठीक है। तो इसको आप कंसिडर कीजिए कितना 15 एंड मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, टोटल 30 स्टीरअप्स को आप प्रोवाइड करेंगे। मतलब कहने का कि जो ए टाइप ऑफ स्टीरअप होगा उसकी संख्या 30, बी टाइप ऑफ स्टीरअप जो होगी उसकी भी संख्या 30, और जो सी टाइप ऑफ स्टीरअप होगी इसकी भी संख्या 30 होगी। किसमें, जोन ए के लिए। फ्रेंड्स अब जोन बी को अंडरस्टैंड कीजिए, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जोन बी को कैलकुलेट क्या करेंगे, क्लियर हाइट ऑफ द कॉलम, और दोनों साइड से क्या करेंगे, घटाएंगे एल नोट की वैल्यू को। तो ये निकल के आती है 2150 mm। और लैप लेंथ कितनी हमने देखा है नोट्स में 50 इंटू डायमीटर ऑफ स्मॉलर बार, और डिस्कशन में जो हमने C5 को कंसिडर किया है, आप इसमें देखेंगे कि इसमें 16 सरिया स्टार्ट हो रहा है फाउंडेशन से और उसकी डायमीटर क्या है 25 मिलीमीटर, राइट। तो यहाँ पे सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1250 mm आ जाएगा। सो फ्रेंड्स जोन बी में टाइज की डिटेल की बात करें तो यहाँ पे 2 कंडीशन होगी। सबसे पहले क्या, करस्पॉन्डिंग टू लैप लेंथ, जहाँ पे आप सरिये को लैप कर रहे हैं वहाँ पे भी हमने डिटेल में देखा क्या, 8 डाया की स्टील यूज़ करनी है, 150 mm की स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे नंबर की बात करें तो स्पैन कितना हो जाएगा 1250 mm, जो कि लैप लेंथ है, डिवाइडेड बाय 150 प्लस 1। तो ये जब वैल्यू को निकालेंगे तो आती है 9.3। मतलब जहाँ पे आप सरिये को लैप करेंगे बेसमेंट एंड ग्राउंड फ्लोर के बीच में, तो आप क्या करेंगे 10 स्टीरअप्स को प्रोवाइड करेंगे। 10 कहने का मतलब जो 3 तरह की स्टीरअप्स है ABC, राइट, ये भी 10 होगा, सिर्फ लैप जोन की बात कर रहा हूँ। और ये भी क्या होगा, बी टाइप भी 10 होगा और सी भी क्या होगा 10 होंगे, राइट। फ्रेंड्स कॉलम का जो जोन बी है उसमें नॉन लैपिंग पोर्शन को आप अंडरस्टैंड कीजिए, वो पोर्शन क्या है 300 mm। इसके लिए एक बार कॉलम एलिवेशन को फिर से रेफर करते हैं। फ्रेंड्स जोन बी को रेफर कीजिए, यहाँ पे 2 लैप लेंथ के बीच में डिस्टेंस कितना है 300 mm। तो ये बेसिकली क्या है, जोन बी में वो पोर्शन जहाँ पे सरिये को लैप नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो हम शेड्यूल फॉलो करेंगे वो क्या करेंगे 8-230 वाला। फ्रेंड्स इसमें टाइज की नंबर्स की बात करें तो स्पैन कितना हो जाएगा 300 mm, 2 लैप लेंथ के बीच का गैप डिवाइडेड बाय 230 mm प्लस 1, तो ये वैल्यू आती है 2.3। मतलब इस 300 mm लेंथ में भी आपको 3 सेट ऑफ स्टील को प्रोवाइड करना है, लेटरल टाइज, राइट।
सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि 8-230 जो 3 टाइम्स मेंशन किया हुआ है कॉलम शेड्यूल में, दैट इज़ अ जनरल कंसिडरेशन। लेकिन जब एक आरसीसी कॉलम को कंसीडर आप कीजिएगा तो जो क्लियर हाइट है उसको जब जोन आप बांट देते हैं तो जोन ए हो गया, जोन बी हो गया, अगेन जोन ए, इसमें स्पेसिफिकली वी नीड टू फॉलो द स्पेसिंग जो कि इन्होंने डिटेल्स में प्रोवाइड की है। फ्रेंड्स, अब कंसीडर करते हैं सेकंड केस को, एबव ग्राउंड फ्लोर लेवल, मतलब किसी भी 2 फ्लोर लेवल के बीच में आरसीसी कॉलम को आप कंसीडर कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि 2 फ्लोर के बीच में जो फिनिश फ्लोर टू फिनिश फ्लोर हाइट कितनी है, 2925 mm। एंड डेप्थ ऑफ बीम की जो बात कर रहे हैं फ्रेंड, जो C5 कॉलम हमने कंसीडर किया है उस पर जो बीम रन कर रहा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में, उसकी डेप्थ कितनी है, 725 mm। मतलब B इंटू डी की बात कर रहे हैं तो ये मैं D की बात कर रहा हूँ, राइट। तो इसको जब घटाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2200 mm, और ये क्या हो जाएगी, क्लियर हाइट ऑफ कॉलम। अगेन इसमें जोन ए और जोन बी को डिफाइन करेंगे। तो जोन ए की बात अब करेंगे तो सेम जो हमने कैलकुलेशन किया L0 के लिए, तो ये वैल्यू आ जाती है 1000 mm। जोन ए में अगेन सेम शेड्यूल को आपको फॉलो करना है, 8 डाया की स्टील, 75 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो नंबर्स की बात करें फ्रेंड तो 1000 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक आरसीसी कॉलम के लिए जोन ए 2 जगह आता है, टॉप एंड बॉटम, तो ये वैल्यू आती है 14.33, और इसको आप कीजिए राउंड ऑफ 15 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 30 सरिया आपको प्रोवाइड करना है। जैसा कि हमने बेसमेंट के केस में भी देखा था कि जोन ए में हमने 30 सरिये को प्रोवाइड किया था, तो यहाँ पे भी जोन ए के लिए सेम आएगा। डिफरेंस कहाँ पे आता है फ्रेंड, जोन बी के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बोला कि बेसमेंट में कॉलम की जो क्लियर हाइट होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू फ्लोर पे जो हाइट होती है, राइट। फ्रेंड्स, डिस्कशन के लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं। जो व्यूअर्स हैं उन्होंने एक क्वेश्चन ये रेज किया था, जो कॉलम C5 है स्टार्ट हो रही है वो टेरेस लेवल तक पहुँचते पहुँचते स्प्लिट होकर C5A एंड C5B की तरह नोमेनक्लेचर कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है फ्रेंड्स, इसका सिर्फ 2 प्रिंसिपल रीज़न है। मैं आपको इसको ड्राइंग से भी रेफर करके एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इस बात को आप समझिए। द ओनली स्पेसिफिक रीज़न इज़ आर्किटेक्चरल एंड हेंस द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट। एक बिल्डिंग में लेट सपोज जब टेरिस पे जाते हैं तो क्या करते हैं, गार्डन्स वगैरह की प्रोविजंस करते हैं, समटाइम्स ओपन टेरिस छोड़ी जाती है, तो वो क्या है, आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट होती है, स्पेस क्रिएट करते हैं, राइट। तो उसके लिए आप देखिएगा कि जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होगा उसी को स्ट्रक्चरल डिज़ाइन फॉलो करता है। वहाँ पे हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो कॉलम को हमें टर्मिनेट करना पड़ता है। समटाइम्स ज़्यादा स्पेस क्रिएट करना है तो ज़्यादा डायमेंशंस की कॉलम है उसके कॉलम को रिड्यूस करना पड़ता है साइज़ को, ठीक है। अब इसको हम ड्राइंग में एक बार रेफर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो डिस्कशन में हमने कॉलम को देखा है C5, जो उसका शेप क्या है, टी शेप, राइट। वो आप किसी इस ग्रिड पे ही लोकेटेड है, आप किसी भी एक ग्रिड को ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इस एरिया को आप देखिए, ये क्या है, टेरेस की तरह छोड़ा जा रहा है, मतलब ओपन स्पेस क्रिएट किया जा रहा है। कहने का मतलब 19वें फ्लोर पे जाके ये पर्टिकुलर पोर्शन जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पोर्शन में स्लैब की कास्टिंग नहीं की जाएगी। तो जो नीचे से कॉलम की साइज़ को हमने कंटिन्यू किया था, क्या उसकी रिक्वायरमेंट होगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चरल लोड ही नहीं होगी स्लैब की। तो पहली तो बात ये हो गई। देखिए ग्रिड को मैं मार्क कर रहा हूँ 2V24, यहाँ पे देखिए कॉलम जो अपना था C5, दैट वाज अ टी शेप्ड कॉलम, राइट, एंड नाउ इट हैज़ बिकम रेक्टेंगुलर कॉलम। तो आप देखेंगे कि कॉलम का जो टी शेप था ये इस तरह से, इस पोर्शन को हमने क्या किया, ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे 2 सरिये जो थे यहाँ पे और 2 सरिया यहाँ पे, तो इसको कट करके कॉलम की साइज़ को हमने रिड्यूस कर दिया, किस तरह से, रेक्टेंगुलर शेप में। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप का कॉलम हो गया ग्रिड नंबर 2V24 पे और 2V22 पे भी। तो फ्रेंड्स, इसलिए कॉलम C5 नाउ बिकम C5A एंड C5B। और ये सिर्फ नाम है, ये नोमेनक्लेचर है, सिर्फ नाम है, लेकिन इसको चेंज करने की रीज़न क्या है, दैट इज़ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की वजह से ही स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में चेंज की जाती है। सो फ्रेंड्स, I hope I was able to answer your question, but still if you have any query please comment, I will try to take up that question। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक इट। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को कंक्लूड करते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।